बिल्कुल। श्रवण जी, मैं आपके पास आऊँगा। दरअसल दोनों बातें, एक तो महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स में आरक्षण के अलावा हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है, वो एक तरीके से बिखर गई यार वहाँ पे महाराष्ट्र। दूसरा अभी एक जो संपादकों वाली बात आई, हम इस पे भी टिप्पणी चाहेंगे जो काफ़ी चर्चा है, तो दोनों बातों पे। जी, श्रवण। मैं पहले ज्ञानेश जी को जितनी जानकारी है आरक्षण की उतनी तो मुझे नहीं है, तो मैं उस पर मैं केवल एक आध चीज ही बोलूंगा कि ये महाराष्ट्र में ये आरक्षण का मसला पिछले 40 सालों से चल रहा है, मतलब 82 के बाद से चल रहा है। और हाई कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने बताया 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, मना कर दिया। और 52% से ज्यादा जो है थ्रेशोल्ड लिमिट, उससे आगे नहीं जा सकते, वो भी एक मुद्दा है। ये भी एक मुद्दा है कि धनगर समाज, माली समाज, लिंगायत, मुस्लिम्स, ये सब लोग खड़े हो गए हैं वहाँ रिजर्वेशन को लेके। बहुत सारी चीजें हैं, रिजर्वेशन मुद्दा नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी ये मुद्दा इसलिए है कि अभी दबाव में लाया जा सकता है सरकार को, एकदम चुनाव के पहले एक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। और इन्होंने कहा है कि ये अचानक से कैसे बैठ गए, अनशन कर रहे थे, 29 तारीख से आंदोलन चल रहा था, 17 दिन से अनशन था। एक महीने का टाइम कैसे दे दिया इन्होंने, 30 दिन का? तो क्या 30 दिन में कुछ हल हो जाएगा? क्या नहीं होगा इसका हल। ये आप मान लीजिए कि अब ये बहुत सारी चीजें चलेंगी और ये आंदोलन का क्या होगा हम कह नहीं सकते किस रूप में जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स इसमें काफी प्रवेश कर गई है। शरद पवार चले गए, राज ठाकरे चले गए जालना में, सारे के सारे नेता पहुंच गए वहां, उद्धव ठाकरे पहुंच गए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि खारिज भी नहीं किया जा सकता, 30% से ज्यादा मराठा पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में, 33% के करीब है। तो ये बड़ी लूज हैंडलिंग हुई है। और इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि जब ये पूरा का पूरा जालना और मराठवाड़ा में ये सब चल रहा था, तब अचानक से फडणवीस पहले लेह चले गए, फिर राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए चले गए। देखिए, मैं इसको नेशनल पर्सपेक्टिव में कैसे देखता हूं, मैं उस बारीकी में नहीं जाना चाहता कि कुणबी समाज का क्या रोल है और वो क्या मांग कर रहा है। मैं इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कैसे देखता हूं जो चल रहा है। इसमें एक लेसन जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है, देखिए भागवत पुणे में है और जेपी नड्डा भी पुणे में है, 3 दिन का वहां बीजेपी और आरएसएस का पूरा चल रहा है। और करीबन उनके 35-36 जो संगठन हैं आरएसएस से जुड़े हुए, उनके लोग भी वहां उपस्थित हैं पुणे में। और ये महाराष्ट्र में ही चल रहा है पूरा का पूरा, सारा का सारा कार्यक्रम जो जिसके कारण संकट में है। ये क्या इससे पता चलता है, पूरे जो महाराष्ट्र में जो चल रहा है मराठा का आंदोलन ही नहीं, ये जो शिंदे गुट को शामिल करने के बाद से, या अजीत पवार को जब रात में शपथ दिलाई थी, वो पूरा का पूरा मामला फ्लॉप हो गया था, उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है हम उसको देखें और उस परिप्रेक्ष्य में इस मराठा आंदोलन को देखें तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी की कमान जो है या कंट्रोल जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। और ये एक्सपोज हो रहा है, मतलब ये एक्सपोज ये हो रहा है कि जैसे हिमाचल है, वहां कोई संगठन नहीं, वहां कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। पंजाब है, वहां बीजेपी का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई लीडरशिप नहीं। गुजरात है, वहां कोई लीडरशिप नहीं। राजस्थान, आप देख रहे हैं कि राजस्थान में जो चल रहा है और महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसमें क्या फर्क है? बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। मतलब जो जिस तरह की लड़ाई
चल रही है भाजपा में वहां, वही लड़ाई महाराष्ट्र में चल रही है। मतलब उसमें पार्टिसिपेंट्स अलग हो गए हैं कि शिंदे गुट हो गया, अजीत पवार गुट हो गया है। बीजेपी में दो तरह के, चार तरह के गुट हो गए हैं, जिसमें इन्होंने इशारा किया, गडकरी को लेके इशारा किया, और भी लोग हैं। तो राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। जो जिस तरह का संघर्ष है वहां, क्या बताता है ये? वो ये बताता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका राज्यों पर कोई नियंत्रण नहीं बचा है। ये कुल मिलाकर है। अब इसके परिणाम देखिए आप कि क्या नजर आते हैं। क्या आपको लगता है या हमको लगता है कि हिमाचल की 4 लोकसभा की सीटें जो अभी बीजेपी के पास है वो मिल सकती हैं? क्या पंजाब में 13 सीटें हैं और बीजेपी के पास ऑलरेडी 2 सीटें हैं सिर्फ वहां, वो मिल सकती हैं क्या? कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें हैं और कर्नाटक उनके हाथ से चला गया है, उसका क्या होगा? महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और 48 में से पिछले चुनाव में 23 सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये दांव पर लगे हुए हैं। आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने क्या जा रहा है। मतलब जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं और जो सरकारें बदल गई हैं वहां, सूरत बदल गई है। मतलब 2019 में जो महाराष्ट्र में सरकार थी शिवसेना और बीजेपी की, और जो सीटें मिली थी इनको, शिवसेना को जो सीटें मिली थी और इनको जो सीटें मिली थी, क्या पूरा का पूरा सिनेरियो, आपने जो पूछा सवाल उसका जवाब दे रहा हूं मैं। 18 सीटें मिली थी शिवसेना को, और ये ज्ञानेश जी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की स्थिति को बता रहे हैं कि काफी मजबूत है, उनका प्रभाव है। उद्धव भी गए वहां जालना में। हमारे सामने महाराष्ट्र का जो दृश्य उभर के आता है वो ये उभर के आता है कि एक अलग बात और है कि 2024 में ही वहां विधानसभा के चुनाव है और राहुल गांधी की जो यात्रा है वो, उसका समापन महाराष्ट्र में होने वाला है। पूरी की पूरी जो यात्रा का जो नॉर्थ ईस्ट से चल के 3000 किलोमीटर पूरी करके पहुंचने वाली है। जो पिक्चर है महाराष्ट्र का, रिजर्वेशन का पिक्चर नहीं है। वो पिक्चर ये है कि वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा संकट में है, और वो संकट केवल भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, वो पूरा का पूरा देशव्यापी संकट है। और वो दिख रहा है, महाराष्ट्र में भी दिख रहा है, कर्नाटक में भी दिखा। उनके हार का जो बुनियादी कारण है वो वहां आपस में झगड़े बीजेपी में और लीडरशिप का नहीं होना। वही हिमाचल में था, जो पूरे के पूरे आपस में झगड़े थे। मतलब जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और जो उनके विरोध में गुट था, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो अनुराग ठाकुर हैं उनकी मुख्यमंत्री से नहीं बनती थी। या पंजाब में भी जो स्थिति थी। आप अगर इन सीटों का गणित पूरा का पूरा बिठाएं ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको समझ में आएगा कि जो महाराष्ट्र का संकट है वो ये संकट है कि मोदी जी का और अमित शाह जी का महाराष्ट्र में ही नहीं, देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर या राज्यों पर या राज्यों के नेतृत्व पर पूरा का पूरा कमजोर वो पकड़ कमजोर पड़ गई है। आपने देखा अभी जो राजस्थान में कैलाश मेघवाल का हुआ, वहां खुला विद्रोह चल रहा है राजस्थान में, और उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ये जो चीज है ये महाराष्ट्र में भी दिख रही है कि, और ये इन्होंने ठीक कहा ज्ञानेश जी ने, कि पूरा का पूरा जो खेल है वो फडणवीस की महत्वाकांक्षाओं के कारण बिगड़ा है वहां। और उन्होंने ही पहली पहल की थी, जो पूरी की पूरी अजीत पवार को लाने की पहली पहल थी,
वो उन्हीं के कारण थी। और उसी के बाद जब उनको शिंदे आए और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो बनना नहीं चाहते थे फडणवीस, वो तो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। और अब जो स्थिति है वो अजीत पवार चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं वहां। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में बीजेपी की लीडरशिप किसके पास है? अगर फडणवीस वहां नहीं है और गडकरी मार्जिनलाइज हैं, तो ज्ञानेश जी बताएं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की लीडरशिप किसके पास है? तो क्या बीजेपी की लीडरशिप अजीत पवार के पास जाने वाली है कि शिंदे के पास जाने वाली है? और ये जो 54 विधायकों के अयोग्यता का मामला जिसकी सुनवाई शुरू हुई थी और अभी एक सप्ताह के लिए टल गई है, ये इसके जो जो नार्वेकर साहब करने वाले हैं, क्या परिणाम निकलने वाला है पूरी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर? तो मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़ी चीजें, एक बड़ा घटनाक्रम देश में आकार ले रहा है। और जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है उसको पता है कि क्या स्थिति है देश में बीजेपी की, वो चुनाव में जाने की तैयारी है भी कि नहीं है, जाएंगे भी कि नहीं, और गए तो क्या मोदी जी अकेले और अमित शाह अकेले भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। जो दिख रहा है उसमें तो स्थिति इतनी खराब दिख रही है कि ये मामला, मतलब जरांगे पाटिल का एक अलग मामला है, वो अब अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं कि नहीं, या अन्ना हजारे बन सकते हैं कि नहीं, ये तो खैर भविष्य बताएगा। क्योंकि पर आने वाले 30 दिनों के लिए तो मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो खत्म हो गया है। और इन 30 दिनों में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि पूरी तरह से पलट जाएगी। उसमें निर्णय किसको लेना है, ये जो अयोग्यता का मामला अगर हो जाता है तो इसमें तो हो सकता है कि शिंदे को के खिलाफ अगर फैसला होता है, उनके लोगों के खिलाफ होता है, तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठता है? और क्या अजीत पवार बैठते हैं तो क्या अजीत पवार, अगर शरद पवार समर्थन कर रहे हैं मराठा रिजर्वेशन का, तो क्या अजीत पवार भी समर्थन करेंगे क्या? तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे बीजेपी पर, और बीजेपी उसको पसंद करेगी क्या, जो कि रिजर्वेशन के खिलाफ है, मूलतः खिलाफ है रिजर्वेशन के? तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के और संघ के कंसेप्ट में फिट होता है क्या रिजर्वेशन का मामला? कई चीजें हैं अमरीश जी, और भारतीय जनता पार्टी जो एक सेंटेंस है उसमें उलझ गई है बहुत बुरी तरह से, और नियंत्रण खत्म हो चुका है। जो इनका दबदबा था कि इनकी एक आवाज पर आंदोलन बंद हो जाते थे, चलते ही नहीं थे, चल ही नहीं पाते थे, मतलब उनको उनकी भ्रूण हत्याएं हो जाती थी, वो तमाम आंदोलन देश भर में, अभी तो महाराष्ट्र में जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं है। ये छोटे छोटे समुदाय जो हैं आरक्षण की मांग को लेकर हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? और हिंदुत्व का मुद्दा अपनी जगह है, वो तो खैर जो ज्ञानेश जी ने कहा कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, वो तो किसी के पास नहीं है। अभी तो इन्होंने जो मुद्दा बनाया है वो ये बनाया है बीजेपी ने कि ये जो सनातन धर्म पर हमला हुआ है ये हिंदू धर्म पर हमला है। अब कोई उनसे पूछ नहीं रहा है कि आप हिंदू धर्म की परिभाषा बताइए, न मोदी जी से पूछ रहा है, न सीतारमन ने भी आज तो हमला कर दिया कि ये सनातन को लेके हमला कर दिया। ये सारे के सारे लोगों को एक मुद्दा मिल गया है और ये उसी पर अब चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी।